गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। मैं विनय सर आप लोग का। आज मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लेकर जो आप लोगों के अंदर में मन में जो डर बैठा हुआ है, जो फोबिया बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप अपने मन से एग्ज़ाम का डर को, फोबिया को आप लोग दूर कर दीजिए। एग्ज़ाम को लेकर आप अपने को टेंशन में मत डालिए। इससे क्या होगा, आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्या होगा, कैसा मार्क्स आएगा, मेरा ये चीज़ तैयारी नहीं हुआ है, मेरा वो चीज़ तैयारी नहीं हुआ है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। आप ऐसा ही सोचते रह जाएंगे। आपको क्या होगा, क्या आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा? मार्क्स इससे अच्छा नहीं आ सकता। आपने जो साल भर मेहनत किया वही आपका अब रिजल्ट होने वाला है। कोई स्टूडेंट्स साल भर मेहनत किए, कंटिन्यू मेहनत किए, उनका रिजल्ट कुछ अलग होगा। कोई जो है रुक कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ाई करते थे, उनका रिजल्ट कुछ अलग होगा। कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किए, उनका रिजल्ट कुछ अलग होगा। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी एग्ज़ाम का 1-2 महीना पहले से पढ़ाई करना शुरू किए हैं, तो उनका रिजल्ट कुछ और होगा। जो स्टूडेंट साल भर पढ़े हैं उनको इस बात का चिंता लगा हुआ रहता है, ज़्यादा चिंता लग जाता है, पता नहीं एग्ज़ाम में अब क्या होगा, कैसा मार्क्स आएगा, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको लिख नहीं पा रहे हैं, मैथ्स बना रहे हैं तो मैथ्स नहीं बन पा रहा है। उस तरीके का प्रॉब्लम आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और इसको लेकर एग्ज़ाम में डर भी बना हुआ है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसा आएगा, कौन सा बुक से क्वेश्चन आएगा, खास करके मैथ्स को लेकर ज़्यादा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आएगा, आर.एस. अग्रवाल का बुक का क्वेश्चन आएगा, आर.डी. शर्मा के बुक का क्वेश्चन आएगा। तरह तरह की बातें जो है आप लोग के दिमाग में है। बाजार में इतने टाइप का सैम्पल पेपर्स निकला हुआ है, ये सैम्पल पेपर को पढ़ो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो सैम्पल पेपर को पढ़ो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये करेंगे वो करेंगे। ये सब चीज़ को लेकर और परेशानी में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहुत परेशान में है। एग्ज़ाम को लेकर डर भी बना हुआ है, क्वेश्चन मेरा टफ लेवल का आएगा, कौन सा सेट हमको मिलेगा, ए सेट मिलेगा, बी मिलेगा। सुनते हैं कि सी सेट टफ ज़्यादा होता है तो ए सेट का ज़्यादा कम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा आप लोग को मन में चलता रहता है ये सब बात को। फिर ये भी बात रहता है कि एग्ज़ाम देने के लिए हमें दूसरे स्कूल में जाना होगा, पता नहीं वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो हम पढ़ के जाएंगे वो आएगा कि नहीं आएगा। कितना तरीका की बात मन में जो है आते रहता है। और ये सब चीज़ को लेकर आपके मन में पूरा डर बैठा हुआ है। और इसी डर के वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है मालूम है? आप सही से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, आप एग्जामिनेशन का तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे अच्छा से, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही होगी, आपको भूख नहीं लग रही होगी अच्छे से, आप हमेशा टेंशन में रह रहे होंगे। तो क्या आप इस तरीक़े से भी सोच रहे हैं, इस तरह का आपके मन में जो ख्याल आ रहा है, जो आप लोग ये कर रहे हैं, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए आज आपके एग्ज़ाम से जो डर है उसको निकालने के लिए मैंने खास करके वीडियो को मैंने बनाया। मैं पहले कभी वीडियो बनाता नहीं था, लेकिन मुझे बच्चों ने बहुत प्रोत्साहित किए
कि नहीं सर, आप कुछ वीडियो बनाइए, आपकी कुछ बातें हम लोगों को बहुत अच्छी, आपकी बातें जो हमें अच्छी लगती है, हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो जब हम लोग सीखते हैं तो और भी दूसरे लोग भी सीखे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। अब पता नहीं बाकी सभी को कोई हमारा ये वीडियो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शुरू किया है और मैं बना रहा हूँ वीडियो। खैर, मैं सभी स्टूडेंट्स से ये बात कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, आप अपने मन से जो एग्ज़ाम का जो डर है, जो फोबिया जो आप अंदर अपने पाले हुए हैं, उसको आप दूर करिए। एग्ज़ाम बस उसको आप एक सिंपल आपने जो पढ़ाई किया साल भर, जो आपने जो पढ़ाई किया है, उसको आपको दिखाने का ज़रूरत है कि आपने क्या पढ़ाई किया, आपने क्या पढ़ा, आपको क्या याद है, आपके याद करने का कितना कैपेसिटी है, आप उसको कितने अच्छे तरीक़े से आप उसको लिख सकते हैं। ये चीज़ है, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं है इसमें। हाँ, यही होता है, कोई स्टूडेंट जो कंटिन्यू साल भर मेहनत किए हैं उसके लिए एग्ज़ाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो कम पढ़े हैं, जो कम पढ़ाई किए, कम मेहनत किए, उनके लिए दिक्कत है। जो एकदम नहीं पढ़े उनको तो एग्ज़ाम में पास भी कर जाएंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ हमने पास कर गया। तो मैं खैर सभी के बारे में, सबके लेकर मैं थोड़े थोड़े कुछ बातें मैं पहले बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग साल भर जो पढ़ाई किए हैं उसी को आप लोग रिवाइज करिए। कुछ भी एक्स्ट्रा नया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग के पास उतना समय नहीं है कि आप कुछ नया चीज़ को रिवाइज करिए। आप जो एनसीईआरटी बुक है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको आप थ्रू आउट उसको देखिए, उसको पढ़िए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। एनसीईआरटी बुक से बाहर से एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। हाँ, उसमें पूछने का उसका तरीका अलग रहेगा, लेकिन जो आपके बुक में, जो आपका सिलेबस में जो आपको दिया गया है उसी से क्वेश्चंस आपका रहेगा। आपके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उससे कुछ रहेंगे क्वेश्चंस, लेकिन जितने भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इनसाइड द चैप्टर्स क्वेश्चंस आपके रहेंगे। इसलिए तो इसे एग्जाम कहा जाता है। ये तो एग्जाम का क्या मतलब रहता है, यहीं से आपका बुद्धि का आकलन किया जाता है। ये आपके जीवन में आपको बहुत काम आएगा। ये कैसे, इसके बारे में कभी हम आपको वीडियो एक कुछ अलग एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो हम लोग जीवन में जो पढ़ाई करते हैं ये हमारे जीवन में किस तरीक़ा से रिलेटेड है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे ना तो पढ़ाई को बोझ कभी भी नहीं समझेंगे आप लोग। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को बना के मैं यूट्यूब में डालूंगा, उसको आप लोग देखिएगा। अब रह गई बात कि जहाँ तक बोर्ड एग्जाम की जो बातें हैं, आप उसमें एनसीईआरटी बुक को थ्रू आउट पढ़िए। आप हेल्पिंग बुक जो बुक है आपका, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग बुक का हेल्प मत लीजिए आप लोग, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन को पढ़ें, किसको छोड़ें, किसको याद करें। नहीं, आप थ्रू आउट चैप्टर को आप पढ़ते जाइए। आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप बार बार लिखकर रिवीजन करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट की बात हम करते हैं। मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं
हर चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट डाउन करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर अगर आप लेते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो फॉर्मूला वगैरह है उसको आप पहले एक जगह उसको लिखिए, उस फार्मूला को अच्छे तरीके से उसको याद कर लीजिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको आप बनाइए। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। कोई भी चैप्टर्स हो उसका आप एक जो भी उसका जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको आप उसको एक जगह पर लिखिए। और आप देखिएगा कि जितनी भी क्वेश्चंस है जो आप इंपॉर्टेंट टर्म्स जो निकाल रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है, उसी से बनाया जा रहा है, उस सारा क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो रहा है। तो आप आराम से आप उससे बना सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा आप लोग कि एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जब आगे आप जब कंपटीशन के एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे ना तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, उसको रिवाइज जरूर करिए आप लोग उसको। एक और बात, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये रिवीजन साल भर से होते आना चाहिए था। आपने किस तरीके से किया ये तो मुझे नहीं पता। तो जो जिन्होंने साल भर रिवीजन किया है मैथ्स का, उनका मैथ्स में को तो खैर कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन जो अभी तक नहीं किए हैं, अभी भी जितने भी समय में बचा हुआ है, इस समय में डेली मैथ्स का आप रिवीजन डेली आप करिए, डेली बेसिस पे करिए। आप सोचेंगे कि आज मैथ हम पढ़ेंगे फिर 2 दिन के बाद पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको मैथ्स डेली आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपके माइंड में सेटअप होगा। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, साइंस हम लोग लेते हैं। साइंस का 3 पार्ट आप लोग जान रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तीनों में अलग अलग मार्क्स का डिवीजन किया हुआ है। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स, उसका न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट्स है, इसलिए उसका फॉर्मूला आप जरूर देखिए। ऐसा यूनिट, सभी चीज़ का ऐसा यूनिट जरूर याद रखिए कि ऐसा यूनिट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर ऐसा यूनिट पे आ जाता है। न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा आपका, उसका फॉर्मूला आप याद करिए। वो फार्मूला का कहाँ यूज होगा वो अभी मैं बाद में बताऊंगा आपका, कि अगर क्या प्रॉब्लम होता है उसमें, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को। इसके बाद फिर आप लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल्स, उसको ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, उसका फॉर्मूला उसको आप लोग देखिए उसको। इसके बाद फिर आप लोग बायो की बात करते हैं, तो बायो में जितने भी आप लोग जो टॉपिक्स है उसको आप लोग पढ़िए, और साथ ही साथ इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट करता है बायो में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं उसको बार बार बनाइए आप लोग, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। इसी वजह से सोशल साइंस सब्जेक्ट का बात करते हैं तो सोशल साइंस में भी यही चीज़ है। इसमें मैप का जो है वर्क जो है जरूर उसको आप लोग देखिए, उसको करिए आप लोग। इंग्लिश, उसमें लिटरेचर, ग्रामेटिकल पार्ट, उसको ध्यान से देखिए। हिंदी की बात है, उसमें बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, स्पेलिंग में।
तो जितने भी जो कठिन वर्ड है, शब्द है, उसको प्रैक्टिस करिए कि कहीं पर वो गलत ना लिखा है। पत्र लेखन में उस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरीक़ा से आपको छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, इससे आपका मार्क्स जो है अच्छा आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और। मैंने अक्सर कई विद्यार्थियों से मैंने सुना है कि सर एग्ज़ाम में कॉपी चेक जो होगा वो किस तरीक़ा से होता है सर, उसमें क्या हो, हम लोग कुछ भी उसमें लिख के चलाएंगे उसमें तो क्या मार्क्स मिल जाएगा। अक्सर मैंने स्टूडेंट से सुना है कि बहुत सारे उन लोगों को बताया है, पता नहीं कौन बताते हैं, कि कॉपी पूरा भर कर आना, इससे मार्क्स पूरा मिलेगा एकदम आप लोग को। आंसर उसका आए या नहीं आए, कुछ भी आंसर लिख देना, किसी और का आंसर किसी और में लिख देना, गाना लिख देना, कहानी लिख देना, कुछ भी लिख देना, टीचर जो है मार्क्स दे देते हैं। तो मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, ये गलती भूल कर भी आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन जो कॉपियाँ जो चेक होती है ना, वो बहुत टाइटली कॉपी चेक होती है। वो जो कॉपियाँ जो चेक होती है वो एक ही एग्जामिनर नहीं, 2-3 एग्जामिनर कॉपियाँ आपकी चेक करते हैं, इसलिए उसमें कुछ भी भरना नहीं है। आपको उसमें वही लिखना है जो उसका आंसर है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर 30 वर्ड में लिखना है तो आप 30 वर्ड में लिखिए। 30 वर्ड से थोड़ा कम आ रहा है तो 30 वर्ड से कम में लिखिए। 30 वर्ड से थोड़ा बढ़ जा रहा है थोड़ा सा तो उसमें आप लिखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी आप भर दीजिएगा, कुछ भी आप लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर आपको जो है मार्क्स दे देंगे, ये ऐसा भूल कर भी नहीं सोचिएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको उससे रिलेटेड चीज़ को ही लिखना है। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में मार्क्स को आपको उठाने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जो भी आप पढ़ाई किए हैं उसी को आप लोगों को वहाँ पर जाकर लिखना है। उसी को वहाँ लिखना मतलब कि जो क्वेश्चंस आया और जो आपने उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी अगर कुछ जानते हैं तो आपको उसको लिखना है। उसमें थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा आप लिखिए। अगर आपको उसका फार्मूला याद है तो उसका फार्मूला लिखिए। डायग्राम अगर आपको उसको याद है तो डायग्राम बना लीजिए। आपको मान लेते हैं कि वो उसमें 5 लाइन लिखना है। 5 लाइन आपको नहीं आता है, 5 लाइन याद नहीं है, 2 लाइन याद है, 3 लाइन याद है। अब 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए, लेकिन उसी चीज़ को लिखिए जो उसका आंसर को मांगा जा रहा है। आप कुछ भी आंसर उस पर नहीं लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेगा। आप अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर आप सही चीज़ लिखते हैं तो आपको उसमें मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उल्टा पुल्टा चीज़ लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा कट कर दिया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप इस तरीक़ा से उसमें मार्क्स लिखिए, इस तरीक़ा से आंसर लिखिए ताकि आपको मार्क्स जो है एग्जामिनर आपको दे सके। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जा रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जामिनेशन वो हॉल में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ क्या होगा, नए टीचर होंगे, पता नहीं किस तरीक़ा का एग्ज़ाम। अरे एग्ज़ाम कैसा होगा? जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई नया कोई चीज़ नहीं है। आप अपने स्कूल में एग्ज़ाम दिए ना, आप नर्सरी, आप तो सोचिए जहाँ आप एडमिशन लिए होंगे, आप नर्सरी में एडमिशन लिए होंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम दिए होंगे, 1 2 3 4 इस तरीक़ा से आगे बढ़ते गए और आज आप 10 में पहुँच गए हैं, कोई 12 में पहुँचे, कोई 12 है
तो आप 10-12 में पहुंचे हुए हैं, आप इतना सारा एग्जाम दिए हैं, तो फिर किस तरीका का डर, फिर किस तरीका का फोबिया आपके अंदर में आ रहा है? फोबिया तो आना ही नहीं चाहिए। आपने कितना एग्जाम दिया, ये फर्स्ट टाइम थोड़ा ना है। इसी पहला बात है कि आप डर को बाहर से निकाल दीजिए। आपको वहाँ पर जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो टीचर मिलेंगे ना, वो इतने अच्छे टीचर सब रहते हैं कि आपको वो कॉपरेट करेंगे, हर एक चीज़ को लेके कॉपरेट करेंगे, आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आपको हर एक चीज़ को वो समझाएंगे। आपको हर एक चीज़ को समझाने का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि आपको आंसर बता देंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको इतने अच्छे रहते हैं, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग आराम से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ाई किया है, जो भी पढ़ाई किया उसी को आप रिवाइज कर लीजिए। आप रिवाइज करके आप जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। देखिए आपका जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो कि कितना अच्छा बना हुआ रहता है। हर एक एग्ज़ाम के जो बीच में जो आपको गैप दिया जाता है, 3 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, इस तरह से आप देख सकते हैं गैप है। उस गैप का में आप क्या करिए कि उसी सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे अभी सबसे पहले अभी एग्जामिनेशन, जैसे मान लेते हैं कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो आप इंग्लिश को आप उसका 3-4 दिन पहले से जो है सारे सब्जेक्ट को छोड़कर 3 दिन 4 दिन पहले से आप इंग्लिश को पूरा पढ़ाई करिए। फिर जब इंग्लिश का जब कंप्लीट होकर एग्जामिनेशन होकर आप चले आए, फिर उसके बाद मान लेते हैं सपोज दैट कि साइंस का एग्ज़ाम है, उसके बाद साइंस के एग्जामिनेशन का तैयारी करिए, फिर साइंस के एग्ज़ाम दीजिए आप जाकर, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका तैयारी करिए, फिर जाकर दीजिए एग्ज़ाम। आप ये मत करिए कि आप जैसे मान लीजिए कि बीच में 3 दिन 4 दिन का गैप है, तो आप थोड़ा साइंस भी पढ़ लिए और थोड़ा एसएसटी भी पढ़ लिए, वैसे नहीं करिए। आप साइंस को, पूरा साइंस को आप लेके एकदम पढ़ लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जरूर आप बना बना के उसको लिखिए, एक जगह पे लिखिए, लिख लिख के उसको याद करिए, फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिख के याद करिए आप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला। जानते हैं एग्जाम में अगर आप फार्मूला भी आप लिख दीजिएगा ना, तो उस पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। डायग्राम बना दीजिएगा, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। आपको 5 लाइन का आंसर नहीं मालूम, आप 2 लाइन लिख दीजिएगा ना, तो आपको उसमें मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो फिर डरना क्या है? हाँ, आप अगर छोड़ दीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप अगर उसमें अगर कुछ उल्टा पुल्टा आंसर लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग वही चीज़ को लिखिए जो पूछा जा रहा है। कॉपी भरने का मतलब नहीं है कि कुछ भी भर दे, आपको वही भरना है जो आंसर है। आपको ये नहीं देखना है कि हमको पूरा पेज, वो कॉपी जो होती है ना एग्जामिनेशन कॉपी, वो बहुत मोटी कॉपी होती है। तो आप लोग सोचते हैं या बहुत कोई बता देता है कि पूरा का पूरा कॉपी भर जाना चाहिए। अरे भाई, वो पूरा कॉपी भरने के लिए नहीं दिया जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए कि बच्चे जैसे बना रहे हैं, जैसे आप लोग बना रहे हैं, मान लीजिए मैथ्स बना रहे हैं या साइंस ही लिख रहे हैं, हो सकता है कहीं लिखने पे कहीं गड़बड़ी हो गई, आंसर गलत आ गया, लग रहा है कि आपको आंसर गलत है, कैलकुलेशन कहीं गलत लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कट कर दीजिए और उसको फिर बनाइए। इसलिए वो आपको वो उतनी मोटी कॉपी दी जाती है। वो कॉपी इसलिए नहीं दी जाती कि आपको पूरा भरना है। आपको जितना लिखने के लिए दिया गया है, जितना जगह जो जो आंसर जितना होना चाहिए, जितने लाइन का होना चाहिए, आप उतना ही लिखिए, और सुंदर राइटिंग में जरूर लिखिएगा उसको। कहीं पर भी जो है कट कुट ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, और घर पर अभी आप लोग सबसे पहले तो भरपूर नींद लीजिए। भरपूर नींद का मतलब कि सोते ही मत रहिएगा। भरपूर नींद का मतलब कि रात में एकदम 3 बजे तक जग कर पढ़ना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सेहत बिगड़ गया, ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, वो भी आपका एग्ज़ाम खराब चला जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि एग्जामिनेशन के समय में जी उसका तबीयत खराब हो गया। अच्छे अच्छे स्टूडेंट को मैंने देखा जिसकी वजह से जो है रिजल्ट खराब हो गया। नहीं, आपको रात में जगने की ज़रूरत नहीं है। आप 11 बजे तक पढ़िए, 11:30 बजे तक पढ़िए, 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, फिर आप सो जाइए। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, फिर पढ़ाई करिए। आप लोग एक शेड्यूल भी तैयार करिए, अगर नहीं किए हैं अभी तक तो
ये शेड्यूल तो बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सपोज दैट मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं कर पाए अभी तक, जो भी स्टूडेंट, वो शेड्यूल तैयार करिए, टाइम टेबल तैयार करिए। उस टाइम टेबल में मैथ्स का, साइंस का न्यूमेरिकल्स का, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का, केमिकल नेम्स फार्मूला, केमिस्ट्री का, कंपाउंड्स का, ये सब का, सबको को बार बार लिख के रिवीजन करिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको बहुत काम देगा। और मॉर्निंग में याद करिए, क्योंकि उस समय हम लोग का दिमाग खाली रहता है, एकदम एकदम शांत रहता है। मॉर्निंग का देखते हैं ना एनवायरनमेंट कितना अच्छा होता है। आप आराम से एकदम कोई भी सब्जेक्ट को लीजिए, एक टाइप जो है उसको आप याद करिए, किसी और दूसरे समय मैथ्स बनाइए, कोई और सब्जेक्ट को पढ़िए। पढ़ाई के बीच बीच में आप रेस्ट लीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई बिल्कुल मत करिए। इससे आपको टेंशन आएगा, आपको तनाव उत्पन्न होगा, और जहाँ एक बार तनाव आपको अंदर आ गया, टेंशन अगर आपको आ गया, तो फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो इसलिए आपको तनाव नहीं लेना, आप इंजॉय करके इसको पढ़ाई करिए, बीच में रेस्ट लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। हेल्दी फूड का मतलब बाहर का खाना नहीं, हेल्दी फूड का मतलब जो आपके घर पे जो भी खाना बनता है आप उसको खाइए, वही हो गया आपके लिए हेल्दी फूड। शरीर को आराम दीजिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बार बार देखिए, और जो भी चीज़ आप याद करते हैं उसको आप जरूर एक बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर करिए। इससे क्या होगा पता है? पहला क्या चीज़ होता है कि जैसे आप उसको लिख कर, आप जब याद कर लिया आप उसको लिखें, तो लिखने के बाद आप उसको मिलाइएगा कि जो आपने लिखा है उसके साथ वो कितना मैच हो रहा है, कितना सही हो रहा है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ निकलेगा। हो सकता है 2 लाइन गड़बड़ निकल जाए, हो सकता है 1 लाइन स्किप हो गया हो सकता है कोई वर्ड छूट गया। तो उससे क्या होगा कि आप जब मैच करिएगा ना तो वो मिल जाएगा, फिर वो दिमाग में आपका बैठ जाएगा, फिर कभी आप नहीं भूलिएगा। दूसरा चीज़ क्या कि जब आप उसको फिर से दोबारा जब आप लिखिएगा ना तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और जानते हैं इस तरीक़े से जब आप कोई भी चीज़ लिख कर, अगर आप याद कर कर अगर आप लिखते हैं तो वो आपको ज़िंदगी भर वो आपको याद रहेगा, उसको आप कभी भूल नहीं पाइएगा। एग्जामिनेशन में जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ अगर आप लिख रहे हैं, अगर आपका पेन अगर स्टॉप हो गया, रुक गया, तो इसका मतलब कि आपका एक क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा। आपका पेन एक बार जो चलना शुरू हुआ वो तभी रुकना चाहिए जब पूरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए। अगर आप बीच में रुकते हैं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। ये तभी छूटता है जब आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है तब। तो जो बच्चे साल भर मेहनत किए उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे साल भर मेहनत नहीं किए, जो आप थोड़े दिन के लिए समय है, तो इसमें आप लोग ये काम कर सकते हैं आप लोग। तो इसलिए याद किया हुआ चीज़ को जरूर से जरूर आप लोग लिखिए, उसको मैथ्स डेली बनाइए आप लोग। और एग्ज़ाम, फर्स्ट डे एग्ज़ाम है, उस दिन आपको डर लग रहा होगा कि भाई वहाँ जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन टीचर। इसमें भी आपको डरने की बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ सारे के सारे टीचर आपको कोऑपरेट करेंगे। आप खुद सोचिएगा, आपको साल भर आपको टीचर, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर आपको साल भर आपको पढ़ाएं, क्या साल भर में आपको कुछ नहीं आया होगा? जो ऐसा तो नहीं कि कुछ आपको नहीं दिमाग में आया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर दिमाग में आया होगा। इसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं ट्यूशन क्लास भी किए होंगे, वहाँ भी जब आप पढ़ाई किए होंगे तो भी कुछ ना कुछ तो जरूर दिमाग में आया होगा। अब क्या है कि इतना तो सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर दिए, आपने भी बीच बीच में टेस्ट दिया होगा, स्कूल में आपका टेस्ट हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, PT1 हुआ, PT2 हुआ, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ, बहुत सारा एग्जामिनेशन हुआ। इंस्टीट्यूट में भी आप लोगों का बहुत सारा टेस्ट हुआ, सब में आप लोगों ने टेस्ट में दिए। तो टेस्ट में देने के बाद आप लोगों को पता चला कि आप किस तरीक़े से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपने किया ना भाई।
उसी तरह से ये चीज़ है कि आप जो पढ़े हैं उसी चीज़ से तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप उसको चाहिए, आपको वो जो क्वेश्चंस जो मिला हुआ उसको आप समझिए पहले एकदम शांति से, और उसके बाद समझ कर फिर उसको लिखिए। और स्टूडेंट्स, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो आपको क्वेश्चंस आपको पहले मिल जाएंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा। आपको आप उस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपको आता है, और जब स्टार्ट होगा, जब लिखने के लिए आपको बोला जाएगा कि आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखने के लिए, तो उस समय आप जब आपको क्वेश्चन दिया गया जब देखने के लिए, तो उसी समय मन में आप ये देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छा से आता है, जिसको आप अगर लिखना चाहेंगे तो कहीं पर भी आपका पेन नहीं रुकेगा। पहले उस क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लीजिए आप, और उस क्वेश्चन को आप लिखिए। हाँ, याद रखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कौन सा सेक्शन का है, तो वो सेक्शन जरूर लिखिएगा। सेक्शन ये हो गया, सेक्शन क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 15 लिख रहे हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन उसमें दे दीजिए और उसको लिखिए आप। तो पहले जितना जो क्वेश्चन जो आपको आता है पहले आप उसको लिख लीजिए, जो बहुत अच्छा सा आता है। उसके बाद देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को टच करिए जो आपको 50% आता है, 50% नहीं आता है, आप उसको लिखिए। देखिएगा जिस समय आप सोचिएगा कि ये हमको 50% आता है, 50% नहीं आता है, जिसको आप सोचे थे, वो देखिएगा जब आप इधर से जब आप लिख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन पहले जो आप लिखे जो उसको आपको 100% आ रहा था, कॉन्फिडेंस जैसे ही आपका बढ़ेगा वैसे ही आप क्या होगा कि जो 50% आने वाला था वो आपको देखिएगा 80-90% आपको आ जाएगा। वो आराम से आप उसको आंसर लिख लीजिएगा। और जो 20% जो आने वाला जो आपको था, लग रहा था कि 20% इसमें लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, वो देखिएगा वो 50-60-70% तक आप उसको लिख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन बिल्कुल जो आपको उसके जिसको आंसर जो एकदम नहीं पता था, जिसको एकदम मतलब 5% तक आपको पता था, 10% पता था, उसको आप देखिएगा 50% तक आप लिख लीजिएगा। हाँ, ऐसा भी मिलेगा क्वेश्चन, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया है, क्वेश्चन तो हम कभी पढ़े ही नहीं है, तो उस पर आप थोड़ा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आपको याद आएगा, कभी ना कभी आप उसको पढ़े होंगे। इसलिए वो उस टाइप को ही क्वेश्चन को देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि इनसाइड द चैप्टर्स आपको उसको पढ़ना होगा। और एनसीईआरटी बुक को आप थ्रू आउट पढ़िए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप हेल्पिंग जो बुक है आप उसको लीजिए, उससे भी आप देखिए, आपको जो मार्केट में जो बहुत सारा अवेलेबल है, आपका सैम्पल पेपर है, बहुत सारा चीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारा चीज़ है। 5 साल का क्वेश्चन, 10 साल का क्वेश्चन आप निकालिए, उससे आप रिवाइज करिए। सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड का जो है एग्जाम, ये आपका सैम्पल पेपर जो है उन लोगों का साइट में दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप देखिए, तो आप उससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम वही लिख कर आइए जो मैंने आपको बता रहा हूँ, आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट, और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को कि उन लोग मैथ्स और साइंस साल भर इसका ट्यूशन करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कोई इंग्लिश का ट्यूशन कर लेते हैं। अधिकतर स्टूडेंट मैथ और साइंस पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैथ और साइंस ही सिर्फ आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैथ साइंस के अलावा भी आपके पास सब्जेक्ट है, 3 और सब्जेक्ट है, तो उसको पे कौन ध्यान देगा? उस पर भी तो आप ही को ध्यान देना होगा ना। तो आप तो मैथ और साइंस तो आप पढ़ रहे हैं, अभी भी एग्जामिनेशन के समय में मैथ और साइंस सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप सोशल साइंस छोड़ दिए, सोशल साइंस है वो तो ऐसे लिख देंगे कुछ भी बनाकर, हिंदी है कुछ भी बनाकर लिख देंगे, इंग्लिश है कुछ भी बनाकर लिख देंगे। अधिकतर स्टूडेंट से मैंने ये बात सुनता है। ये सब मन में मत रखिए, ये सब रखिएगा तो सिर्फ कुछ भी बना के लिख दीजिएगा तो आपको कुछ भी नंबर दे दिया जाएगा और सिर्फ आप पास कर जाइएगा। और अभी कंपटीशन इतना टफ है कि आपको मार्क्स अच्छा आना चाहिए।
तभी तो आगे आपको आपका मन चाहा चीज़ जो है, आप जो चीज़ करना चाहते हो आप कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी नहीं सोचिए कि कुछ भी लिख के चलाएंगे। आप सारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर तरीका से ध्यान दीजिए, सभी सब्जेक्ट में इक्वल टाइम दीजिए। मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करिए, साइंस को न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, डायग्राम को प्रैक्टिस करिए, सोशल साइंस पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, थ्रू आउट आप उसको पढ़िए। आप डेली पढ़ाई करिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करिए। आप सोचिएगा कि मैथ और साइंस भी यही है, बाकी सबको तो ऐसे लिख के, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स और साइंस में उसका मार्क्स आया हुआ है 95, 98, 97, और वही मैंने सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट में मैंने देखा कि 65, 75 इस तरीका का मार्क्स आया हुआ है। तो इससे क्या हो गया कि दो सब्जेक्ट का तो आपका मार्क्स अच्छा आ गया, इधर आपका मार्क्स कम आ गया, तो आपका परसेंटेज तो नीचे आ गया। और नीचे आने के कारण क्या हुआ कि आपने इक्वली सब में क्या हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट पे इक्वली आप ध्यान दीजिए। अभी मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया अभी कि जैसे अभी इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो पहले आप सारे सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। अभी आप एग्जामिनेशन, इंग्लिश का एग्जामिनेशन का 2 दिन या 3 दिन पहले सिर्फ इंग्लिश को पढ़ाई करिए आप, और उसी को पढ़कर आप पूरा एग्जाम जाइए देने के लिए। फिर जब वो आप कंप्लीट हो गया इंग्लिश का एग्जाम, फिर आइए सेकेंड एग्जाम मान लेते हैं सोशल साइंस है या साइंस का है, तो उसके बाद साइंस का फिर पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए और जाकर साइंस का एग्जाम दे के आइए। 12 का बात करते हैं तो मान लेते हैं फिजिक्स का एग्जाम है, तो फिजिक्स का एग्जाम का पहले आप तैयारी करिए 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और जाके एग्ज़ाम दे के आइए। उसका डायग्राम सारा चीज़ जो भी मैंने बताया उसको उस तरीके से फॉलो करना है, और साफ साफ राइटिंग में लिखिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स पढ़िए, रिवीजन करिए। मैं वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनाकर मैं अब धीरे धीरे यूट्यूब में डालूँगा, और स्टार्टिंग से मैं वीडियो बनाकर डालूँगा कि स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीक़ा से एम लेकर पढ़ाई करना है, जिससे आपको कहीं तरीका किसी तरीक़ा का प्रॉब्लम ना हो। आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। आपको मैं 100% आपको हम दावा करता हूँ कि अगर मेरी बात को आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आपको जीनियस बनने से कोई भी दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। सिर्फ मैं आपको जितना सारी बात बताता हूँ, सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना है। आप आराम से अपने लाइफ में पढ़ भी लीजिएगा, एंजॉय भी कर लीजिएगा, और अच्छे नंबर से पास भी कर जाइएगा। लास्टली एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि आपने बहुत मेहनत किया और उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, तो आप क्या करिएगा? आप बोलिएगा कि हमने इतना अच्छा मेहनत किया, हमने अच्छा लिख कर आया, मार्क्स हमारा अच्छा नहीं आया, आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। नहीं, क्या यही आपका लास्ट एग्जामिनेशन है? अभी 10th आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है आपके, इसके बाद अभी आपके कितने सारे एग्जामिनेशन हैं। आगे का एग्जामिनेशन का तैयारी करिएगा। कोई बच्चे मान लेते फेल कर गए, ऐसे तो फेल नहीं करेंगे। जो मैंने बताया आपको, जो तैयारी करने का मैंने तरीका बताया, उसको तैयारी करिए, आप फेल कभी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चे फेल कर जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जो बल्ब का इन्वेंशन जो किए थे, वो जब इन्वेंशन करने के लिए उनको कितना बार वो फेलियर हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारे और लास्ट में उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। अगर वो होपलेस हो जाते तो आज जो बल्ब का लाइट में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रात में बल्ब जल रहा है, उसका मज़ा जो ले रहे हैं ना, वो ले नहीं पाते हम लोग। इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारी गलती थी कि हमने पढ़ा नहीं, इसके वजह से हमारा मार्क्स ऐसा हो गया या हम फेल कर गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम में
हम इस तरीक़ा से पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि आगे चल के जो है ये जो बुरा सपना था वो भूल जाइएगा आप, आगे जीवन में बढ़ जाइएगा आप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आगे बढ़िएगा। कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता है, उसका कमज़ोर बनाने वाला कौन होता है? उसका सोच होता है। इंसान का सोच ही जो है इंसान को कमज़ोर बनाता है। अगर इंसान सोच लेना कि जीवन में हमें ये चीज़ करना है, इसे हमें प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त कर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को लेकर कभी भी मत घबराइएगा, आप कर सकते हैं। आप अभी भी मेहनत शुरू करिए। हम आपको बोलते हैं कि ठीक है, आप अगर आप साल भर बहुत कम पढ़ाई किए, थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, लेकिन अभी भी हम बोलते हैं कि अगर आप अभी भी, जैसा मैंने बताया कि थ्रू आउट थोड़ा पढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकालिए, फार्मूला को निकालिए, कुछ मैथ्स को बनाइए, मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप देखिए। तो अगर आप उसको देख लेते हैं, उसको आप थोड़ा सा मन से उसको पढ़ लेते हैं, तो देखिए आप कैसे पास नहीं करेंगे, आराम से पास करेंगे। और जो बच्चे पढ़े हैं उनका तो कहना ही नहीं, वो तो बहुत अच्छा करेंगे ही। इसलिए उसको आप करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसको फॉलो करिए, इसको देखिए, और भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद।